Good morning, students. Myself Deepak Verma, Assistant Professor, Government College, Nimbaheda. In last video, I taught about types of shares. In last video, although I have explains about preference shares, but due to not clearness in PPT, I want to explain again. So टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं। प्रेफरेंस शेयर्स वे शेयर्स होते जिनके शेयर होल्डर्स को दो राइट्स होते हैं। पहला, उस पर जो रेट अंकित होती है, कूपन रेट बोलते हैं जिससे, वही इसका नाम होता है। जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर तो 10%, 8% है तो 8%, 12% है तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहला राइट तो उनको ये होता है कि जो उस पर जो अंकित दर है उस दर से लाभों के अंदर पूर्वाधिकार, प्रीफरेंस, इसीलिए इसका नाम प्रेफरेंस शेयर्स है कि पहले वो अधिकार है किसके कंपैरिजन में, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के कंपैरिजन में। इक्विटी शेयर्स को लाभ देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक निश्चित रेट, कौन सी निश्चित रेट, वो कूपन रेट जो उस प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर अंकित है उससे उनको लाभों में शेयर दिया जाएगा। दूसरा राइट्स, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी समाप्त होती है, समापन की स्थिति के अंदर कंपनी में क्या होगा, उसे समापन की स्थिति के अंदर उसको अपनी पूंजी वापसी का अधिकार होगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। मतलब जितने भी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है सबको चुकाने के बाद जो बचता है उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को उनकी पूंजी को लौटाया जाएगा। एक तो ये हो गया। तो ये चीज़ होगी तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो अपना जो मेन आज का है वो है कि टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स टाइप कितने होते हैं इसमें देखो 4 बेसिस बता रखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू एरियर्स इन डिविडेंड, मतलब कम्युनिटीज वाला, और एक देखा ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर राइट्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब पार्टिसिपेट सिंगल मैटर। तो उसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल मतलब परिवर्तनशीलता के आधार पर प्रेफरेंस शेयर्स के प्रकार। तो इसमें 2 प्रकार के प्रकार दे रखे हैं अपने को। एक तो है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब कन्वर्टेबल समझ लेते हैं कि एज पर कंपनी एक्ट 2013, हालांकि उससे पहले 56 में ये चीज़ हो चुकी थी कि कोई भी कंपनी वर्तमान में 20 साल से अधिक अवधि के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करती, मतलब उसको पैसा लौटाना ही पड़ेगा। अभी रिडेम्पशन वाले केस में उसको क्लियर कर दूंगा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन पे। तो जब भी उसको रिडीम किया जाएगा 20 साल के पहले कभी भी, तो 2 चीज़ें हैं कि क्या ऐसे प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया जाएगा। अब कन्वर्ट किस में करें, इक्विटी शेयर्स में या डिवेंचर्स में। तो अगर उनको इक्विटी शेयर्स में, डिवेंचर्स का तो हालांकि इसमें इतना होता नहीं, बात शेयर पे ही चल रही है तो शेयर पे रहते हैं अपन, कि क्या ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का राइट है आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम। अब वो रिडक्शन 20 साल से पहले, अगर जैसे 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, ये जब भी ऐसे ही। तो अगर ऐसे कंपनी प्रेफरेंस शेयर को राइट्स देती है कि उन्हें एक निश्चित अवधि के पश्चात कन्वर्ट करने का राइट होगा इक्विटी शेयर्स में, तो वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। और नहीं, अगर ये कहा जाता है कि नहीं ऐसा कोई वो अधिकार नहीं है, जब भी उनको वैसा रिडीम किया जाएगा ऑन द बेसिस, ऑन द टर्म ऑफ रिडेम्पशन, जो भी इशू के टाइम हमने की होगी, भाई हम 10% प्रीमियम पे रिडेम्पशन करेंगे या 8 पर करेंगे, जो भी होगा, तो पैसा पूरा कैश चुकाया जाएगा, मतलब कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स होंगे, मतलब कन्वर्टेबल शेयर्स जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, द ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मैंने पिछली बार, अभी पहले भी बताया था, इससे जस्ट पहले वाले में, कि कंपनी एक्ट ये कहता है कि कोई भी कंपनी 20 साल से अधिक की अवधि के प्रेफरेंस शेयर इशू कर नहीं सकती, मतलब 20 साल के अंदर पैसा चुकाना ही पड़ेगा। तो ये बात है। अब ये एक इरिडीमेबल टर्म क्या है, कि पहले हुआ करता था कि एक कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कर देगी इशू, जो कंपनी की लाइफ के अंदर पैसा नहीं चुकाया जाएगा, मतलब नॉन रिडीमेबल होगा। तो इरिडीमेबल टर्म एक केवल स्टूडेंट के हिसाब से ही है कि बताने के लिए कि ऐसा कुछ होता था, वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वर्तमान में कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। तो अगर रिडेम्पशन की बेसिस की बात करें, वैसे तो 2 टाइप है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक ही प्रचलन पे है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कंपनी के जीवन अवधि में उनकी पूंजी वापसी का अधिकार होगा, वो क्या कहलाएंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू एरियर्स इन डिविडेंड, एरियर्स बकाया लाभांश, एरियर्स ऑफ डिविडेंड बकाया लाभांश। अब ये बकाया लाभांश क्या है भाई, हमने डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स को एक निश्चित दर से लाभों में
इक्विटी शेयर की कंपैरिजन में पहले लेने का अधिकार होगा। मान लो किसी कंपनी के अंदर 10% 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है और 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स है। तो डेफिनेशन की टर्म जिस तरह से मैंने बताया, तो इसका मतलब यह है कि 1 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर्स है उस पर रेट क्या है 10%, मतलब 10% पूर्वाधिकार अंश या 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो 10% उसे पहले लाभ दिया जाएगा, मतलब 1 लाख का 10% 10,000। अगर कंपनी को 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो सब सारा का सारा पहले किस में बांटा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स में बांटा जाएगा। अगर 8,000 होता है तो सारा इनको बांट दिया जाएगा, क्योंकि बचा है नहीं इक्विटी शेयर्स के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि 15,000 है तो पहले 10,000 इक्विटी शेयर को दिया जाएगा और बचा है जो 5,000 वही अवेलेबल होगा किसके लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए। अगर मैं कहता हूँ 10,000 1 रुपये है तो 10,000 सारे के सारे किसको दिए जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को, और 1 रुपया अवेलेबल होगा किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो वो वाली बात है, उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कम्युलेट्स का मतलब होता है संचय करना, इकट्ठा करना। हिंदी में इसको बोलते हैं संचय पूर्वाधिकार अंश, कि संचय होना। अभी संचय वर्ड क्यों आया, मैंने आपको कह दिया कि इक्विटी शेयर्स की तुलना में प्रेफरेंस शेयर्स को 10% या जो भी उसके रेट है उससे पहले पूर्वाधिकार होगा एक निश्चित दर से। लेकिन मान लो किसी ईयर में उतने लाभ हुए ही नहीं तो क्या करेंगे। जैसे मान लो मैंने पिछले एग्जांपल में दिया, अगर 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है तो 10% के हिसाब से 10,000 रुपये का उन्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक ईयर में कंपनी को 5,000 का प्रॉफिट हुआ या मैं कहता हूँ 4,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मिलना कितना चाहिए था, 10,000 है कितना 4,000। तो निश्चित रूप से 4,000 तो सारा इक्विटी शेयर्स में चले गया, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स में चले गया। अब जो 6,000 वो नहीं मिला, एरियर ऑफ डिविडेंड, लाभांश की बकाया 6,000, ये इस साल नहीं मिला तो क्या अगले साल मिलेगा। मतलब अगले साल की बात करूँ तो 6 साल तो इस 6,000 तो इस साल के बकाया, और जब नेक्स्ट ईयर के अंदर 10% की बात आएगी तो 10,000 नेक्स्ट ईयर के और 6,000 अभी के। मतलब क्या अगले साल आपको इस साल का जो एरियर ऑफ डिविडेंड है 6,000 जो बच रहा है वो अगले साल कम्युलेट होकर मिलेगा। क्या अगले साल आपको 16,000 रुपये दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। जैसे इस साल अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं बटा डिविडेंड, 10,000 इस साल के और अगले साल 10,000, तो 20,000 दी जाएंगे। तो क्या जो इस एरियर जो डिविडेंड है वो कम्युलेट्स होकर अगले साल या अगले से अगले अगले जाते जाते ही ऐसा होता जाएगा, और क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो कम्युलेटिव्स यदि किसी स्पेसिफिक, अब आते टेक्निकल रीजन पे, यदि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईयर में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट नहीं है तो ड्यू टू ऑफ लॉस और अनसफिशिएंट प्रॉफिट फॉर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रिगार्ड फॉर पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिविडेंड्स अमंग प्रेफरेंस शेयर्स। यदि किसी एक निश्चित वर्ष के अंदर, स्पेसिफिक वर्ष के अंदर इक्विटी शेयर्स को देने के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो प्रॉफिट है ही नहीं उतने सफिशिएंट या लॉस है, तो जो जितना पार्ट उसका रिमेनिंग रहेगा एरियर ऑफ डिविडेंड हो गया, क्या वो कम्युलेट्स होकर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा। ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स को ऐसा राइट है कम्युलेट्स होने का, अगर है तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स को अगर ऐसा राइट नहीं है तो क्या होंगे, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक है ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर राइट्स रेस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स, तो इस बेस पे मतलब पार्टिसिपेट, अभी पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना या भाग लेना है, मतलब ये भाग लेना। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हिंदी में से बोलते हैं भागीदार पूर्वाधिकार अंश। अब पूर्वाधिकार किस में भाग लेंगे, उनको भाग लेने का अधिकार तो होता ही नहीं है। मैंने डेफिनेशन में बताया कि 10% जो मिल गया ले लो, बाकी कुछ तुम्हें मिलने वाला है नहीं, बाकी सब तो किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो फिर ये पार्टिसिपेटिंग क्या है, तो ये क्या कहता है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर टेक्निकल वर्ड में समझेंगे। किसी मान लो अगर मैंने कह दिया 10% प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, अब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। जैसे थोड़ी देर के लिए लेते हैं कि मान लो अगर 1 लाख रुपये के इक्विटी शेयर्स, 1 लाख रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स, अगर मैं कहता हूँ प्रेफरेंस शेयर 10% वाले तो 10,000 प्रॉफिट पहले उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ प्रॉफिट कितना है, 5 लाख रुपये का, तो इसका मतलब 10,000 एक प्रेफरेंस शेयर्स को मिले और 4,90,000 किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो ऐसी स्थिति में फिर इनके मन में आता है कि यार पैसे हमने भी लगाए, पैसे उन्होंने भी लगाए, वो भी माल लेके हम भी माल लेके, मतलब वो भी शेयर होल्डर्स है हम भी शेयर होल्डर्स है, फिर उनके साथ ऐसा क्यों। हालांकि रिस्क के पर्पज से देखा जाए तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स की रिस्क इक्विटी शेयर की कंपेरिजन में बहुत कम है, सेफ भी है, प्रॉफिट की गारंटी भी मिल रही है। अगर कम्युनिटीज़ केस तो इकट्ठा भी हो रहा है, तो वो एक अलग टर्म इसके लॉस प्रॉफिट की बात है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो ये कह रहा है कि भाई अब पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर्स को मैंने 10,000 दे दिया, बचे जो 4,90,000, उसमें एक टर्म डाल देते जो भी उनके जो कंडीशन होगी इशू के टाइम की, भाई जैसे एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल या मेमोरेंडम एसोसिएशन निकाले होंगे तब उन्होंने टर्म रखी होगी जो भी, कि इक्विटी शेयर्स को हम लोग कहते हैं कि 100% डिविडेंड। 100% का मतलब क्या है, 1 लाख रुपये के इक्विटी शेयर से 1 लाख रुपये का डिविडेंड उन्हें दे दो, तो 4,90,000 बचे, उसमें से भी 1 लाख रुपये मैंने दे दिया। अब कितना बचा, 3,90,000 रुपये। तो क्या इस 3,90,000 बचे के अंदर इक्विटी शेयर्स का तो है ही हिस्सा, क्योंकि वो तो मालिक है, क्या इस बच रहा है इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स को भी राइट है क्या पार्टिसिपेट करने का। अगर वो इशू के टर्म पे दे दे कि जब पार्टी की मतलब
प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तभी टर्म कर देंगे कि नहीं इन्हें कि एक इक्विटी शेयर को स्पेसिफिक रेट से डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो उन्हें पार्टिसिपेट कराया जाएगा, मतलब फिर सारे शेयर एक हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक पार्टिसिपेशन के पर्पज से। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर जो बच रहा है वो सब 3,90,000 रुपये वो इनमें बटेगा। तो ऐसा पार्टिसिपेट करने का राइट्स है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, और अगर पार्टिसिपेट करने का राइट्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये एक थोड़ा सा एग्जांपल था, आप टेक्निकल लैंग्वेज देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को एक निश्चित रेट, कौन से निश्चित रेट, जो प्रेफरेंस शेयर्स में अंकित है, से निश्चित रेट से लाभांश डिविडेंड देने के बाद दे दिया, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी एक निश्चित रेट से, वो निश्चित 50, 50%, 100% जो भी हो सकती है, कुछ भी डिसाइडेड एज पर अपनी टर्म, तो एक स्पेसिफिक रेट्स एक निश्चित दर से इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो अगर उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट कराने का राइट्स है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, अदरवाइज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। ये हो गया थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल में इसका क्या होगा, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ट्रीट ऑल शेयर्स कम्युनिटीज प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जब तक क्वेश्चन में स्पष्ट सूचना नहीं दी जाए प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होंगे, कम्युनिटीज इकट्ठा होगा, अगर किसी साल सफिशिएंट नहीं है तो अगले साल दिया जाएगा, और पार्टिसिपेटिंग नहीं होंगे जब तक क्वेश्चन में अदरवाइज नहीं कहा जाए। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट में अपन इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इशू टर्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन माई वीडियो।